ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, तो हम उस इंसान को कैसे ट्रीट करें या उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? एफ इज फेस। अचानक से आपका चेहरा ऐसे हो गया या मुंह से पानी निकलने लग गया, चेहरा टेढ़ा हो गया। ऐसे स्पीच, जैसे मैं अभी आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, मेरी जबान लड़खड़ा गई, ऐसे करके हो गया, मतलब मैं साफ से नहीं बोल पा रहा हूँ। स्ट्रोक के पेशेंट्स का अगर पहले 4.5 से 24 घंटे तक भी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो हम कुछ इन क्लॉट्स को निकालने के, घोलने की दवाइयाँ देके या कुछ सर्जरी करके, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, इन क्लॉट्स को निकाल सकते हैं। क्या सिर्फ ओवर थिंकिंग एक ब्रेन हेमरेज का कारण हो सकता है या इसके और भी वजह हो सकती हैं? लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी शूट करेगा, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से बीपी शूट करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जो कि ब्रेन की नसों में प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो हेडेक है वो माइग्रेन है या एक नॉर्मल हेडेक है? नॉर्मल हेडेक आपको होता है ऐसे टाइटनेस जैसी लगती है साइड में और आपको भारी भारी लगता है। माइग्रेन का दर्द इससे ज़्यादा तेज़ होता है, ऐसा लगता है ऐसे लुप 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 हार्ट बीट होती है आपकी, जैसे पल्सेटाइल हेडेक, ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार नींद नहीं आती है। तब दिमाग में क्या होता है, उसको कैसे ठीक करें? ब्रेन ऐसा नहीं है कि शट डाउन हो गया, खुल गया, शट डाउन हो गया, मतलब बटन की तरह नहीं, आपने बटन दबाया लाइट जल गई, बटन दबाया बंद हो गया। अब वो ब्रेन में चला गया, जो सारी इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। अब उस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, तो आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा। जब एक्टिवेटेड रहेगा तो आप सो नहीं पाओगे। 100 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है उसमें से 92 सिर्फ इंडिया के ही हैं। तो इतने जिस हिसाब से हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो है ऐसा रिस्क कि आगे चल करके ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा? आपको मेमोरी प्रॉपर नहीं होती, आपको याद नहीं रहता, देन ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपकी नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने से फिर आप इसी साइकिल में चले जाओगे। नींद नहीं आएगी तो और इरिटेबिलिटी होगी और फैटिगेबिलिटी होगी, सो यू काइंड ऑफ गेट इनटू दिस साइकिल। तो ये जो PM 2.5 हैं, ये जो सारा पॉल्यूशन है, ये आपको बहुत बैडली इफेक्ट करता है। सुपर फूड्स हैं जो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखेंगे। बादाम, अखरोट, ये सारे नट्स, इवन मूंगफली, पीनट इज़ फाइन। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आप पालक का साग, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब, मूली, ये सब खाएं, साग वगैरह ज़्यादा खाएं। हमें कैसे पता चले कि अब हमारा ब्रेन जो है वो उस कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है जिस पे पहले काम कर रहा था? आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, सामान रख के भूल जाना, बातें करके भूल जाना, कन्वर्सेशंस में ध्यान नहीं रखना, कंसंट्रेशन का फ्रीक्वेंट लैप्सेस होना, कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, सडनली आपको लगा कि ये चीज़ तो ना मुझसे मिस ही हो गई, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा या मेरा फोकस नहीं था उस टाइम पे। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसमें पाया गया है कि जो अल्कोहल वाले लोग हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं जिनकी नींद कम है उनके मुकाबले। कम खराब को ज़्यादा खराब से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये दिस इज़ नॉट ए कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड, दिस इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन बैड एंड वर्स्ट। सो वी आर नॉट कंपेयरिंग गुड एंड बैड हेयर। सो बीट एल्कोहल, बीट स्मोकिंग, या फिर आपकी स्लीप डिप्राइवेशन, इन सबका ही ब्रेन पे खराब इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन, इसके बिना ना हम सोच पाएंगे, ना हम कुछ याद रख पाएंगे, ना हमारी कोई क्रिएटिविटी हो पाएगी, ना ही हमारा मूड ठीक रहेगा। ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन एक स्टडी की माने तो पिछले एक डेकेड में ब्रेन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो 50% तक बढ़े हैं, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है, जिस हिसाब से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हो सकती है, पोल्यूशन का भी रोल इसमें कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार ऐसी अंडरलाइंग बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने ब्रेन हेल्थ पर ध्यान देना, इससे रिलेटेड सिम्टम्स पहचानना समय रहते बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज के इस वेलनेस अड्डा को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम आज अपने दिमाग के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे सुपर फूड्स के बारे में जानेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, और कैसे हम अपने ब्रेन को सुपर पावर बना सकते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। इस सेशन के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत बांगा, जो कि डायरेक्टर और HOD है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आज हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। हमारे साथ रमन है, अमन है, ज्योति है, आकृति है, जिनसे
के ज़रिए आज हम अपने ब्रेन हेल्थ के बारे में आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक बिना किसी देरी के सेशन को हम शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा पर्सनल सवाल आपसे यही होगा कि हम सबका जो काम है वो 9 to 5 जॉब का है और हम सबका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 9-10 घंटे का तो स्क्रीन टाइम है ही हमारा। कहा जाता है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो क्या सच में इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी कम होती है और हमारी मेमोरी भी कम होती है ज़्यादा स्क्रीन देखने से? हाँ, सो स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा होता है तो वो आपको बहुत सारे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकता है कि आपके आईज़ पे, बिकॉज जब आप स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं तो आपकी आई ब्लिंक कम होता है, तो आपसे आई में ड्राइनेस हो सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ माइग्रेन है या लाइट से सेंसिटिविटी है, या तो उस समय अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं जो कि एक ब्राइटली लिट स्क्रीन है, तो उससे आपको माइग्रेन आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप स्क्रीन में बैठे हैं तो ये भी डिपेंड करता है आप स्क्रीन किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, आपके लैपटॉप का या आपके फ़ोन का पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप गर्दन झुका के काम कर रहे हैं तो आपके स्पाइन को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लगातार स्क्रीन होने से आपके ब्रेन जो है उसमें बहुत इफेक्ट होता है। जो लगातार आपको जो ब्लू रेज मिलती हैं, जो स्क्रीन से मिलते हैं, उसकी वजह से आपको इरिटेबिलिटी होना, फोकस नहीं हो पाना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और यही स्क्रीन टाइम अगर शाम के टाइम ज़्यादा चल जाता है तो फिर वो उसके साथ नींद ना आने की प्रॉब्लम होना, और जब आप नींद नहीं आएगी तो सुबह उठ के थकान रहना, आलस रहना, फटीगेबिलिटी रहना, जिसको हम आजकल ब्रेन फॉग बोल देते हैं। बिकॉज जब आप स्क्रीन के सामने बहुत लंबे टाइम तक बैठे हैं, आप मोस्टली आप काम नहीं कर रहे होते हैं, ये एक फैक्ट है। आप बीच में काम के साथ कुछ और भी करेंगे। सो बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी आप गेन करते हो आजकल के टाइम में। तो जब आप किसी लैपटॉप के सामने या फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट योर प्रोफेशनल स्क्रीन टाइम, बट इट ऑल्सो गोज़ ओवर to involve a lot of other stuff which you don't need, the other information which you don't need. And it has been proven by science and research कि अगर आपका स्क्रीन टाइम एक लेवल से ज़्यादा है तो आपको ब्रेन के मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, इससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्रेन फॉग होता है, फटीगेबिलिटी होती है, और ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम जैसे लोग अपना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में ताकि ये सारी दिक्कतें हमें ना हो? सो आप स्क्रीन टाइम उतना यूज करें जितना आपके जॉब के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो यू कैनॉट अवॉइड स्क्रीन, वो एक जरूरत है, बट आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए फिर यूज ना करें, बिकॉज एनीवेज आपका प्रोफेशनल स्क्रीन टाइम ही बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला तो मेरा सलाह ये है कि आप जो है स्क्रीन टाइम को जितना कम हो सके उतना कम रखें। जरूरत के लिए यूज करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना अवॉइड करें। दूसरा, जब आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आजकल स्क्रीन गार्ड्स आते हैं, जो ग्लासेस आते हैं, उनमें भी ऐसे आते हैं जो कलर रिफ्लेक्टर लग जाएं, या फिर आप स्क्रीन में जो है आपकी कंट्रास्ट ब्राइटनेस उसको थोड़ा सा कम करके रखें। डार्क कमरे में स्क्रीन जला के नहीं रहें, वेल लिट रूम में बैठें। साथ के साथ रात को सोने से पहले करीब 1-1.5 घंटा पहले आप स्क्रीन का, फ़ोन का यूज़ नहीं करें। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू दी स्क्रीन यू कैन अवॉइड एंड रिड्यूस द स्क्रीन टाइम एंड मेंटेन योर ब्रेन हेल्थ। परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सवाल का जवाब दिया, और आई गेस हम भी या फिर जो भी हमारी ऑडियंस जिनका स्क्रीन टाइम सच में बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये जो एडवाइस है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मेरा तो ये सवाल था, हम चाहेंगे हमारी टीम भी आपसे बहुत सारे सवाल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो प्लीज़ शुरू करते हैं ज्योति। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम ज्योति है। मेरा क्वेश्चन है कि हम लड़कियां हमेशा कभी भी मिरर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं या फिर पिंपल क्यों आ गया है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन हेल्थ पर? बिल्कुल, अगर आप हर छोटी मोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो एक पर्सनैलिटी होती है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो इस चीज़ से, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में आपको रखता है हमेशा। तो ओवर थिंकिंग, कंसिस्टेंट ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। उस समय बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं स्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, और वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जैसे एग्जाम के पहले आपको सडनली एकदम वो आ जाता है, सब कुछ याद कर लेते हो आप, जल्दी जल्दी वो कर देते हो। लेकिन अगर आप लगातार सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते हो, जैसे आपने बताया हमारे अपीयरेंसेस के रिगार्डिंग या हमारे किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में मोर और लेस, अगर मैं आपको ब्रेन बताऊँ ना, तो ब्रेन में हज़ारों, करोड़ों, अरबों नर्व्स हैं।
और नर्व्स को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे छोटे छोटे फ़ोन के वायर्स या छोटे छोटे आपके लैपटॉप के माइक्रो वायर्स, उनके कनेक्शंस हैं, और ऐसी हज़ारों करोड़ों अरबों चिप्स हैं आपके ब्रेन के अंदर। तो जब आप लगातार कुछ सोच रहे हो तो आपने क्या किया है, अपने उन सर्किट्स में लगातार आप उनका यूज़ कर रहे हो, लगातार उन चिप्स का यूज़ कर रहे हो। आपके हाथ में फ़ोन भी रहता है ना, बहुत ज़्यादा चलाते हो तो गर्म हो जाता है। हाँ। देखा ना, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो गर्म हो जाएगा। इवन आईफ़ोन या कोई अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी गर्म हो जाता है। तो आप समझो, अगर आप ब्रेन को उतना एक्टिवेटेड रख रहे हो, उतना सोच रहे हो, उतना अपना कनेक्शंस का यूज़ कर रहे हो, तो फिर ब्रेन भी ओवर हीट अप हो जाता है। तो ब्रेन अपनी एनर्जी जो है वो उसको कंज़र्व करना चाहते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक फाइनाइट लेवल है। अगर आप उसको ओवर यूज़ करते हैं तो आप उसके सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको सक इन कर ले रहे हो। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी जो नॉर्मल काम है उसके लिए, तब आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो ब्रेन में सर्किट्स होते हैं। अगर आप नेगेटिव सर्किट्स का, ओवर थिंकिंग वालों का यूज़ कर रहे हो, देन आपका फोकस, जजमेंट और जो बाकी सारे काम आपको उसके ब्रेन से करने हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आकृति है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल माइग्रेन्स का, हेडेक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है लोगों में, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो हेडेक है वो माइग्रेन है या एक नॉर्मल हेडेक है, और उनको मतलब उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? बहुत आसान तरीका है माइग्रेन को एक नॉर्मल साधारण हेडेक से डिफरेंशिएट करने का। एक तो फॉर एग्जांपल आपको खांसी ज़ुकाम है, आपको बुखार है और आपको उसके साथ सिर दर्द हो रहा है, और जैसे ही खांसी ज़ुकाम बुखार ठीक हुआ, वो सिर दर्द ठीक हो गया, तो वो इट्स नॉट माइग्रेन। माइग्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो माइग्रेन बार-बार होगा। आपको माइग्रेन ऐसा नहीं कि आपको सर दर्द हुआ नॉर्मली तो आप रात भर सोए नहीं हो तो आपको सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन माइग्रेन एक तो बार-बार होता है, रिपिटिटिवली होता है। फिर माइग्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें कि आपको लगेगा ये हेडेक अजीब है। नॉर्मल हेडेक आपको होता है ऐसे टाइटनेस जैसी लगती है साइड में और आपको भारी-भारी लगता है। माइग्रेन का दर्द इससे ज़्यादा तेज़ होता है। ऐसा लगता है ऐसे लुप-लुप, लुप-लुप हार्ट बीट होती है आपकी जैसे पल्सेटाइल हेडेक। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। वो धीरे-धीरे बढ़ता है। बहुत सारे लोगों में माइग्रेन एक साइड में होता है, बट ऐसा नहीं कि सब लोगों में एक साइड में होगा, बट एक साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होता है। धीरे धीरे करके बढ़ता है। इस तरीके से पल्सेटाइल टाइप का हेडेक होता है। उसके साथ साथ आपको बहुत उल्टी आने का मन होना या उल्टी आ जाना, या आपसे लाइट सहन नहीं होना, आपका मन करना कि रोशनी बंद हो जाए, मैं अंधेरे कमरे में जाके शांति से लेट जाऊं, आंखों से पानी निकलना या आंखों का लाल हो जाना। ये सब चीज़ें जो हैं ये टिपिकल माइग्रेन की तरफ ले जाती हैं। स्पेशली अगर आपको कोई भी हेडेक आपको बार बार हो रहा है और आप उसका कुछ ट्रिगर पता कर पाते हो, जैसे ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, ट्रैवल, परफ्यूम, स्ट्रेस, डिक्रीज स्लीप, फास्टिंग, व्रत रखना, इन सब से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर टाइप का हेडेक हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसके ये पर्टिकुलर ट्रिगर है, देन इट इज़ माइग्रेन। लेकिन अगर आपको खांसी जुकाम के साथ सिर दर्द है, या आप रात को सोए नहीं तो सिर दर्द है, या आपने कहीं पार्टी कर ली और अगले दिन हैंगओवर हो गया, वो सिर दर्द है, सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो एनीवेज अगर आपको दर्द बार बार एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो माइग्रेन है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम अमन है। आपने जैसा अभी बताया है कि हमें सोने से 1 या डेढ़ घंटा पहले, 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए, पूरा शांत होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार नींद नहीं आती है। तब दिमाग में क्या होता है, उसको कैसे ठीक करें? सो आपका क्वेश्चन अगर मैं समझूं तो आप ये पूछना चाहते हो कि हमने स्क्रीन नहीं चलाई लेकिन आप लेट गए, आपको नींद नहीं आई। ठीक है, नींद नहीं आने के दो कारण होते हैं। एक तो आपका नींद की प्रॉब्लम्स को ओवरऑल हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। एक नींद नहीं आ पाना और एक नींद खुल जाना बीच में, कि आप सो गए उसके बाद आपकी नींद खुल गई। तो आपका प्रॉब्लम है कि हमें नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आने का मेन कारण होता है, जब नींद आपको तब आएगी जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होगा, बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा। जैसे एग्ज़ाम हम सब ने दिया है, तो एग्ज़ाम के टाइम में नींद नहीं आती ना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोलते हैं नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है। या कोई भी इंटरव्यू देना है आपको, कोई जॉब इंटरव्यू देना है, कहीं जाना है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, आप हॉस्पिटल में हो, तो या फिर आप नई जगह हो, तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होता है। ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप मुझसे अभी बात भी कर रहे हो बैठ के, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप कुछ स्क्रीन देख रहे हो, उन सब टाइम में आपका ब्रेन एक्टिवेटेड है। तो और ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। जब वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो ब्रेन में कॉर्टेक्स, ब्रेन के अलग अलग एरिया हैं, उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं, लगातार स्टिमुलस देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के रास्ते, मैं आपको लगातार यहाँ पे पिन लगाता हूँ, लगातार पिन लगाता हूँ, तो आप सो पाओगे नहीं।
तो वो थिंकिंग जो है ना, जो आप सोचते हो या आपका ब्रेन जब रिलैक्स नहीं होता तो वो ब्रेन को लगातार एक स्टिमुलेटेड स्टेट में रहता है। और नींद आने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेन रिलैक्स्ड हो, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स जैसे मेलेटोनिन होते हैं वो रिलीज हों, और फिर आप सो। मोस्टली जो लोग नहीं सो पाते उनकी प्रॉब्लम ये होती है, या तो वो उस टाइम पे ज़्यादा सोच रहे होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, या स्क्रीन, अब आपने स्क्रीन चला ली, आपने स्क्रीन देखो, स्क्रीन से डायरेक्ट इफेक्ट तो होता है, लाइट आती है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आपने रील देखी, कोई एक नेगेटिव रील देख ली, और एल्गोरिदम ऐसा है कि अगली सारी नेगेटिव रील आएगी। अब आपने उसको अपने अंदर तो ले लिया, अब आप ऐसा नहीं, ब्रेन ऐसा नहीं है कि शट डाउन हो गया, खुल गया, शट डाउन हो गया, मतलब बटन की तरह नहीं, आपने बटन दबाया लाइट जल गई, बटन दबाया बंद हो गया। अब वो ब्रेन में चला गया, जो सारी इंफॉर्मेशन गई ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। अब उस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, तो आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा, जब एक्टिवेटेड रहेगा तो आप सो नहीं पाओगे। सो इसीलिए जो लोग नहीं सो पाते, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ ईदर थिंकिंग अबाउट समथिंग, या उनको कोई स्ट्रेस है, या उन्होंने फोन चला रखा है, या कोई आसपास खटपट हो रही है जो एरिया है। इसलिए यहाँ पे बात आती है स्लीप हाइजीन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डेंटल हाइजीन बोलते हैं ना, सुबह शाम ब्रश करो, मुंह साफ रखो तो कीड़े नहीं होंगे, लेकिन स्लीप हाइजीन, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। स्लीप हाइजीन ये होती है कि आप कैसी, आप एनवायरनमेंट हो आपके आसपास, उसके सोने के पहले का और आसपास का, कि आपको अच्छी नींद आए। तो डार्क क्वाइट रूम हो, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं हो, थोड़ा सा शांत हो रहे, आप स्क्रीन नहीं चलाएं। जब आप स्क्रीन चलाते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप हाइजीन रखेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपको ये 4-5 घंटे भी जो चलाते रहते हैं हमें नींद का, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दूसरी बात है, एक पावर नैप्स का बहुत यूज़ होता है कि हम दिन में सो जाएँ, दिन में सो लें, तो जो लोग दिन में ज़्यादा सोएँगे ऑब्वियसली उनको रात में नींद आने में प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम, कि आपने माना आप बहुत थक गए, आप रास्ते में कैब में आते हुए ऑफिस से आपने एक झपकी मार ली करीब 1 डेढ़ घंटे की, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। सो ये सब कॉमन रीजंस हैं, एंड इफ यू विल सी, अगर आप ढूंढोगे तो मोस्टली इनमें से कोई ना कोई रीजन होगा, और अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान ने नींद इस तरीके से बनाई है कि हर आदमी को नॉर्मली नींद आ ही जाती है, और अगर आपको उसको सही तरीके से देखना है तो आप बच्चे को देखिए, बच्चा 16-18 घंटे सोता है, तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है, बच्चा नॉर्मल सोता है। बट इफ यू लुक एट ह्यूमन बींग्स, देयर नॉर्मल ब्रेन इज मेड इन अ वे जिसमें आपको नींद आने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस यू डिस्टर्ब दैट नॉर्मल पाथवे ऑफ स्लीप। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि हेल्दी माइंड या मेंटल हेल्थ के लिए कितने घंटे की नींद सही होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी है? 6 to 8 आवर्स मिनिमम। सो बहुत ज़्यादा सोने से भी फायदा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई कहे कि आप 10 घंटे सो लो, 12 घंटे सो लो, 15 घंटे सो लो, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज एनफ टू रिप्लेनिश योर ब्रेन एंड गेट इट रेडी फॉर द डेली फाइट दैट वी हैव टू डू। क्योंकि ब्रेन को अपने आप को रिप्लेनिश करना है अपने अंदर। आप जैसे आप एसी भी चलाते हो तो बंद करना होता है, गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा गाड़ी को रोकना होता है, तो इसी तरीके से आपका ब्रेन इज वर्किंग एवरी टाइम। इवन जब आप सो जाते हो तब भी सपनों में तो ब्रेन चलता ही रहता है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। उसको वियर एंड टीयर जो हो गया है उसको अपने आप को रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बनते हैं, जो नॉर्मल सर्किट्स होते हैं उनकी रिपेयर होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो 6 से 8 घंटे में हो जाती है। सो आइडियल स्लीप टाइम इज 6 to 8 आवर्स। लेस देन 6 आवर्स इज लेस स्लीप, मोर देन 8 आवर इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम रमन है। मुझे आपसे ये पूछना था, आपने बताया कि ज़्यादा सोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब ब्रेन को। तो मुझे पूछना है, अगर कुछ लोग बहुत देर तक, काफ़ी 6 या 8, कोई आधा-आधा दिन सोते रहते हैं, तो उससे कुछ नुकसान भी है क्या? मतलब ब्रेन को पहुँचता है, और अगर है तो कितना है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आपकी जो सर्केडियन रिदम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो इफ़ यू गेट इनटू दैट साइकिल, आपने आज 12 घंटे सो लिया, तब आपको कल जो अभी बोल रहे थे सर कि फिर नींद नहीं आएगी आपको, आप करवटें बदलते रहे सारी रात, हम वो वाला सीन हो जाएगा, तो आपको नींद नहीं आएगी और आप परेशान रहोगे, ठीक है। सो एक तो वो चीज़ होती है, आपकी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि ज़्यादा सोने से आपको परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ दैट इज माइग्रेन। माइग्रेन कम सोने से भी हो सकता है, माइग्रेन ज़्यादा सोने से भी हो सकता है। और एक दूसरी चीज़ आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने महसूस की होगी, अगर हम ज़्यादा सो जाते हैं तो हमें थका थका सा लगता है, वी डोंट फील दैट फ्रेश। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि अगर हम 6-8 घंटे सो रहे हैं तो हम फ्रेश फील कर रहे हैं, लेकिन अब हम 12-14 घंटे सो गए तो हम फ्रेश फील नहीं कर रहे। उसका कारण बताता हूँ। 6-8 घंटे तो आपका ब्रेन का एक स्लीप साइकिल है, REM, NREM स्लीप के साइकिल्स होते हैं, उसमें ब्रेन साइकिल्स में जाता है।
जब आप बहुत ज़्यादा सोते हो ना तो आपकी अब स्लीप साइकिल्स जो है ना डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, तो जो आपको रिफ्रेशिंग स्लीप है ना वो नहीं आती। वो आप सो तो रहे हो लेकिन वो आपका ब्रेन रिप्लेनिश नहीं कर रहा है, वो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं है। इनफैक्ट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव वो आपको आप लेटे हुए हो, उठ नहीं रहे हो, आलस कर रहे हो, दैट विल डिस्टर्ब ऑल योर रूटीन लीडिंग टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स एंड सब्सिक्वेंटली आपको अगले दिन नींद भी नहीं आती। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा सोने से होती हैं। सो एंड ऑल ऑफ अस हैव फेल्ट इट, आई थिंक हम सब लोगों ने फील किया होगा कि जिस दिन हम 15 घंटे सो लेते हैं तो वी डोंट फील लाइट, कि हमें लगता है यार थका थका सा लग रहा है, हाँ एनर्जी नहीं आ रही है। आप सुबह 12 बजे उठोगे आपका पूरा दिन लेजी जाएगा। अब आप ऑफिस वर्क पे रोज सुबह 8 बजे आते हो, दिन ठीक जाता है, शाम को जाते हो, एक्टिव होते हो। संडे को आप 11-12 बजे उठते हो, आपका पूरा स्केड्यूल ठीक खराब हो जाता है। आपकी गट जो है वो भी आपके ब्रेन से लिंक्ड है। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आपका जो गट है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मोशंस के वो हैं, आपको जो या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या आपका जो साइकिल है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके खाने पीने का आपको एसिडिटी टाइप की होने लग जाएगी। सो ऑल ऑफ दैट विल हैपन, सो इट विल गेट इनटू योर लाइफस्टाइल ग्रेजुअली। ओके। डॉक्टर, एक और मेरा यहाँ पर सवाल है। जैसे हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर दिन AQI का लेवल चेक करो तो 400-500, कहीं कहीं तो 1000 भी पहुँचा हुआ है। एक अभी रिपोर्ट भी आया था कि वर्ल्ड में 100 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 92 सिर्फ इंडिया के ही हैं। तो इतने जिस हिसाब से हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो है ऐसा रिस्क कि आगे चल कर के ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा, या ब्रेन या उससे रिलेटेड कोई हमें परेशानियां हो सकती हैं या बिल्कुल, बीमारियां हो सकती हैं? कर रहा है, कर रहा है, क्या ऑलरेडी क्या कर रहा है? है। तो जब भी एयर ज़्यादा होती है तो ब्रेन में पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप सांस के रास्ते लेते हैं, वो आपके ब्लड में जाता है, और ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स जिनकी हम बात करते हैं, इसमें सल्फर, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब आपके ब्रेन में जाते हैं ब्लड के थ्रू। दूसरा एक ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो सूंघने की नर्व होती है, वो नाक में है, वो डायरेक्ट ब्रेन में भी जाती है। अच्छा। तो वो डायरेक्ट भी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और ब्रेन में वो पार्टिकल्स पहुंचते हैं। तो या तो ब्लड के थ्रू या उसके थ्रू। और ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की एक चीज होती है, जो ब्लड में सब कुछ गंदगी जाती है वो ब्रेन में नहीं जाती है, एक बैरियर बनाया हुआ है भगवान ने नॉर्मल। तो इनमें से जो कुछ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं, तो वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं। अब जब वो ब्रेन में पहुंचते हैं तो ब्रेन उनसे फाइट करने का कोशिश करता है। और एक और खास बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब ब्रेन उनसे फाइट करने का कोशिश करता है तो उस लड़ाई में ब्रेन में डैमेज होता है, ब्रेन को स्ट्रेस होता है। जब आप किसी से लड़ाई करोगे तो गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होएगा ना। ऐसे ही जब ब्रेन उनसे लड़ाई करता है उन पार्टिकल से, ऑक्सीडेटिव पार्टिकल से, तो ब्रेन एक्साइट होता है, ब्रेन लड़ाई करता है, ब्रेन को स्ट्रेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फोकस है, अब ब्रेन तो उस चीज में चला गया ना, आपको एनर्जी कहाँ, ब्रेन को एनर्जी कहाँ यूज करनी थी, यादें रखने में, अच्छी चीजें करने में, हॉबीज बनाने में, खुश रहने में, अच्छी नींद लेने में। ब्रेन की एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, उन ऑक्सीडेटिव पार्टिकल से लड़ाई करने में, उससे अपने आप को बचाने में। तो आपको ब्रेन फॉग फील होता है, क्योंकि अब आपका कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो नहीं रहा। और जब कंसंट्रेशन और फोकस नहीं रहेगा, ब्रेन फॉग रहेगा, तो आपको इरिटेबिलिटी भी रहेगी। आप इरिटेबल होते हो, आपको मेमोरी प्रॉपर नहीं होती, आपको याद नहीं रहता, देन ये सब चीजें रहेंगी तो आपकी नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने से फिर आप इसी साइकिल में चले जाओगे। नींद नहीं आएगी तो और इरिटेबिलिटी होगी और फैटिगेबिलिटी होगी। सो यू काइंड ऑफ गेट इनटू दिस साइकिल। तो ये जो PM 2.5 है, ये जो सारा पॉल्यूशन है, ये आपको बहुत बैडली इफेक्ट करता है। सिर्फ आपके लंग्स हेल्थ को नहीं, लंग्स के तो आपको फोटो दिखा देते हैं ना आजकल लोग, फिल्टर में सफाई कर रहे हैं, लंग्स काले हो गए। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उनके पास एक पेशेंट आया जो कि मंदिर में पुजारी था और रोज हवन करता था। तो उसको कुछ लंग का डिजीज हो गया। तो जब बाद में उसका लंग बायोप्सी किया गया, बिकॉज ऑफ सम रीजन दे वर ब्लैक। और कारण क्या था कि अब वो हवन करता था, उसकी वजह से उसको एक्सपोजर हो रहा था। अब आप समझो, आप रोज हवन कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन टू योर लंग? एंड लंग इज समथिंग दैट इज द वो है जो बियर कर रहा है, सारा बर्न बियर कर रहा है, आपका सारा स्ट्रेस बियर कर रहा है। बट बॉडी का कोई भी ऑर्गन बचा हुआ नहीं है। आप ब्रेन में भी इनहेल कर रहे हो तो आप चिड़चिड़ापन रहना, ब्रेन फॉग रहना। अब ब्रेन से गट एक्सिस लिंक्ड है तो आपको मोशंस में प्रॉब्लम हो जाना, बॉवेल हैबिट्स चेंज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब हो जाना। सो AQI और एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स जो डिसाइड करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ, इंक्लूडिंग ब्रेन हेल्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम AQI या पॉल्यूशन से अपने आप को बचा के रखें। अब उसके तरीके
बेसिक तरीके ही हैं जो सबको पता है कि घर में जैसे वेट मॉप्स करें, जिससे कि आपको धूल वूल ना हो घर में। डस्टिंग बहुत करते हैं हम लोग हाँ। इंडिया में। डस्टिंग नहीं करो, कुछ दिन के लिए मत करो, ऑलरेडी बहुत डस्ट हो रखी है, भगवान ने बहुत डस्टिंग कर रखी है ऑलरेडी बाहर। तो आप डस्टिंग नहीं करो, कम करो डस्टिंग, मत करो इतनी सफाई। और अगर डस्टिंग करनी है तो वेट कपड़े से करो, ड्राई से ऐसे झाड़ा मत करो, ठीक है। हम लोग क्या डस्टिंग करेंगे, तो दैट इज यूजलेस, कोई मतलब नहीं। आप डस्ट उड़ा रहे हो, आप उसको इनहेल कर रहे हो, सांस तो वहीं ले रहे हो उसी कमरे में जिसमें डस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। आप बैठने से हाथ गंदे नहीं हो जाए उससे बचा रहे हो और उसको अपने सांस में ले रहे हो। सो सेकंड चीज आप कर सकते हो, जब आप बाहर जाओ तो N95 मास्क लगाओ, नॉर्मल मास्क नहीं, N95 लगाना होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये नॉर्मल मास्क से नहीं ठीक होंगे। और ये कितने दिन तक वैलिड रहता है एक N95 मास्क? एक N95 आपका 8 से 10 दिन 15 दिन तक चल जाता है आराम से। ठीक। देन घर में जो आप फिल्टर्स यूज करें तो HEPA फिल्टर्स, उनके बहुत सा आजकल वो आ रहे हैं, तो उसमें भी आप देख लें कि फिल्टर किस टाइप का है। Air purifier बट अब फिल्टर, अब आपने एक रूम बंद कर लिया तो तभी फिल्टर काम करेगा। अगर आपका रूम बार बार खुल रहा है तो फिल्टर भी काम नहीं करेगा। तो तरीका है कि आप सुबह शाम के टाइम बाहर मत जाओ, मास्क लगाओ, घर में मोस्टली बंद करके रखो। एक रूम या एक एरिया डिसाइड कर लो जहाँ पे आप मेजर टाइम स्पेंड करोगे अपना, और उस एरिया में एयर फिल्टर लगाएं। अदरवाइज आप ऐसे जनरली एयर प्यूरिफायर हर कमरे में तो लगा नहीं सकते। सेकेंडरीली अगर आप रूम खोल देंगे तो एयर AQI बिकम्स एज बैड एज इट। सो आई वाज ड्राइविंग माय कार, सो जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैं अंदर बैठा तो उसमें था 523 AQI। तो जैसे मैंने बंद किया तो जब गाड़ी आधा एक घंटा चली तो कार में एयर प्यूरिफायर अपना लगा हुआ है AC में ही, तो उसने धीरे धीरे AQI को 50 तक कर दिया। बट एज सून एज एक वो आया रेड लाइट और मैंने थोड़ी देर के लिए जस्ट मिरर डाउन किया एंड AQI अगेन 520। सो यू कैन अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर यूजिंग एयर प्यूरिफायर एंड आप अपने गेट को बंद नहीं रख रहे हो, आप उस एरिया को डिफाइन नहीं कर रहे हो जहाँ आप एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हो, सो इट डजंट वर्क। सो दिस इज हाउ यू कैन। सो आप वेट मॉपिंग शुरू करिए, ड्राई मॉपिंग बंद कर दीजिए, डस्टिंग बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, बाहर जाना लिमिटेड कर दीजिए, घर में रहिए। बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है बच्चों पे पड़ता है। एक तो आप उनको बाहर जाने के लिए नहीं रोक सकते, दूसरा बच्चों के साथ क्या है, जो उनका बॉडी सरफेस एरिया है उसके हिसाब से उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। तो बच्चे हमसे फास्ट ब्रीथ करते हैं तो वो हमसे ज़्यादा इनहेल करते हैं ये PM25। प्लस उनका जो एरिया है ओवरऑल, उसका लंग का एरिया वो ऐसे तरीके से है कि वो उनके लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उनका हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होता है। तो बच्चों के लिए, प्लस बच्चों की और बूढ़ों की इम्यूनिटी, जो मैंने आपको बताया ना, जब पोल्यूशन जाता है तो ब्रेन फाइट करता है, ये फाइटिंग कैपेसिटी उनमें नहीं है। सो वो साइलेंटली आपके ब्रेन को डैमेज करता है। इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी इन वेस्टर्न वर्ल्ड जिसमें बोला गया है कि पोल्यूशन की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। इनफैक्ट माँ के पेट में ही ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी IQ कम रह जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर पेट में, तो आप समझिए जो बच्चा बाहर सांस ले रहा है तो उसको कितना हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पॉल्यूशन से अपने आप को बचा के रखें, एंड इट हैज़ बिकम एन ईयरली थिंग। दिल्ली में शायद हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, आपने बताया ना 100 में से 92। अब हाँ 92 में से हम तो 4 की बात कर रहे हैं ना, बाकी तो 88 की कोई बात ही नहीं कर रहा। करेक्ट। हो सकता है यूपी, MP, राजस्थान या किसी और एरिया के एक छोटा सा शहर हो जहाँ पे AQI 1000 से भी ज़्यादा हो, लेकिन उसका तो डेटा ही नहीं आ रहा। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एटलीस्ट दिल्ली में हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो भी पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। पॉल्यूशन उससे पहले भी था। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी डिसाइड। बट इसमें से बहुत कुछ क्लाइमेटिक भी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल यही कर सकते हो कि आप बाहर कम जाओ और अपना ध्यान रखो। इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारे ब्रेन पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। हम ज़्यादा सोच रहे हैं पॉल्यूशन से या फिर माइग्रेन से, तो ऐसे क्या सुपर फूड्स हैं जो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखेंगे? बेसिक फूड्स मैं आपको बताऊं, कोई भी फूड जो ऐसा जो है वो पूरी बॉडी के हेल्थ को ही प्रमोट करता है। पर्टिकुलरली ब्रेन के लिए मैं आप बोलूं तो आप नट्स खाएं, जैसे कि बादाम, अखरोट, ये सारे नट्स, इवन मूंगफली, पीनट इज़ फाइन। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आप पालक का साग, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब, मूली, ये सब खाएं, साग वगैरह ज़्यादा खाएं। आप फ्रूट्स में जैसे गाजर खाएं, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, जो फूड होते हैं, ये सब आप खाएं। गाजर खाएं, संतरा खाएं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स लाइक बेरीज, ऑरेंजेस, ये सब कुछ लें। सैलेड्स अच्छे से खाएं। डाइट में प्रोटीन को बढ़ाएं थोड़ा,
और जो चीज़ें कम करनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वाइट्स का एग्जांपल लेता हूँ, रिमूव ऑल वाइट्स फ्रॉम योर डाइट्स, शुगर, सॉल्ट, घी, मक्खन, इनको जितना आप कम कर सको उतना आपके लिए अच्छा है. सो एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आवर बॉडी, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू ब्रेन. हाँ, ब्रेन में कुछ चीज़ें ज़्यादा वो हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा चाहिए, वो आपको फिश से मिल सकता है. देन ये सब ग्रीन लीफी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के मिल सकता है. तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट ओवरऑल बॉडी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि आप नट्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और शुगर, कार्ब्स, फैट्स को अपने लो अमाउंट में रखें एंड एक्सरसाइज करें. डॉक्टर, ब्रेन के फटीग के अर्ली साइंस क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि अब हमारा ब्रेन जो है वो उस कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है जिस पे पहले काम कर रहा था? थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, सामान रख के भूल जाना, बातें करके भूल जाना, कन्वर्सेशंस में ध्यान नहीं रखना, कंसंट्रेशन का फ्रीक्वेंट लैप्सेस होना, कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, सडनली आपको लगा कि ये चीज़ तो ना मुझसे मिस ही हो गई, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा या मेरा फोकस नहीं था उस टाइम पे. दूसरा, इरिटेबिलिटी आने लग जाती है आपको ब्रेन फटीग के साथ साथ. यूल फील वेरी इरिटेबल कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. यूल गेट एंगर ऑन छोटी छोटी चीज़ों पे. जब आपको गुस्सा नहीं आता उस पे भी आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपकी याददाश्त कम होने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा. देन जब ज़्यादा ब्रेन फटीग होता है तो आपके नींद को भी इफेक्ट करने लग जाता है. यू विल फील स्लीपी, आपको लगेगा मुझे सोना है, मैं थका हुआ हूँ, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी. सो दैट आल्सो स्टार्ट्स हैपनिंग. तो ये बहुत अर्ली साइंस हैं जो आपको रियलाइज करते हैं कि अब आपका ब्रेन फटीग हो गया है, प्रोबेबली आपके ब्रेन को कुछ रेस्ट चाहिए जिससे कि वो अपने आप को रिकवर कर सके. अच्छा डॉक्टर, मेरा ना यहाँ पे एक सवाल था कि अभी जैसे हम जान रहे हैं कि इंडिया में विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको बोला जा रहा है कि ये आपके ब्रेन से भी लिंक्ड है, क्योंकि आप में जितना विटामिन डी और B12 कम होगा उतनी ही आपकी ब्रेन की कैपेसिटी या याद करने की जो कैपेसिटी है वो कम होते जाएगी. इस बात में सच्चाई है? और अगर सच में लोगों में इतना विटामिन डी B12 कम हो रहा है तो उसके साइंस हम क्या समझे कि शायद कमी है और ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है? इनको मैं दोनों को अलग अलग लूंगा, डी और B12 को. B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए. B12 का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नर्व के बनने के लिए, उनके रिपेयर के लिए, आपकी मेमोरी के लिए B12 की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड इंडिया में B12 डेफिशिएंसी स्पेशली इसीलिए है बिकॉज इंडिया में एक सर्टेन ग्रुप है जो वीगन है या वेजिटेरियन है, और B12 का जो डाइटरी सोर्स है, हर विटामिन का एक सोर्स है. किसी का डाइटरी सोर्स है, जैसे विटामिन डी है उसका डाइटरी सोर्स नहीं है, बट विटामिन B12 का जो डाइटरी सोर्स है दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेजिटेरियन थिंग्स लाइक चिकन, मीट, फिश, ऑल ऑफ दैट. या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में से ही वही मिल्क, मक्खन, ये सब कुछ जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग, सो ऑल ऑफ दिस. अब जो आदमी वेजिटेरियन है उसको B12 का सोर्स नहीं है डाइट में. अगर आप वीगन हैं, फॉर एग्जांपल आप दूध, दही, छाछ, अंडे ये सब भी नहीं खा रहे और आप सिर्फ साग सब्जी पे हैं, तो देन आपको B12 का डेफिशिएंसी होना ही होना है. एंड दैट इज इंडिया में क्यों कॉमन है, क्योंकि ये जो वीगन कल्चर है बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अब आ रहा है धीरे धीरे, बट इंडिया में जो वीगन कल्चर और जो वेजिटेरियन है देयर नंबर इज क्वाइट हाई. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल B12 डेफिशिएंसी का जो एपी सेंटर है इंडिया में वो है राजस्थान. एंड राजस्थान हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल इन इंडिया. So that is why vitamin B12 deficiency is very common in Rajasthan and parts of MP and UP. ज़्यादातर इंडिया में भी नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो ज़्यादा है. सो उसकी वजह से जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे फिश बहुत खाया जाता है या जहाँ एग ज़्यादा खाए जाते हैं, या इवन ईस्टर्न साइड है जहाँ पे नॉन वेज कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे B12 डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती. कमिंग टू विटामिन डी, विटामिन डी का दुनिया में सिर्फ एक सोर्स है एंड दैट इज सनलाइट. एक हमारे अब इंडिया में क्यों नहीं विटामिन डी एक एपिडेमिक एंडेमिक तरह है कि सब जगह कम है विटामिन डी, जनरली सब में कम है. इफ यू गेट योर होल ऑफ योर ऑफिस स्क्रीन्ड फॉर विटामिन डी, less than 5% people will have normal vitamin D. And those 5% उन्होंने भी कभी ना कभी विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिए होंगे.
क्यों? क्योंकि विटामिन डी का कोई सोर्स ही नहीं है सनलाइट के अलावा। और आजकल का जो हमारा वर्क कल्चर है उसमें हम सनलाइट में काम नहीं कर रहे। इवन बच्चे भी खेलने जाते हैं, वो कम देर के लिए जाते हैं। सेकेंडरीली जब हम जाते हैं तो हम पूरे कपड़े पहन के जाते हैं। अगर आपके बॉडी में सनलाइट से सफिशिएंट विटामिन डी बनना है तो उसके लिए आपको पूरी बॉडी एक्सपोज करके 10 बजे से 12 बजे के बीच में सनलाइट में बैठना है। अब कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं। दूसरी बात है, वी आर नॉट फेयर स्किन पीपल, वी आर ब्राउन पीपल। सो जो हम लोग ब्राउन है तो जितना डार्क स्किन होता है उतना ही विटामिन डी, अल्ट्रावायलेट जो यूवी लाइट्स होते हैं, जो सनलाइट होती है, उससे विटामिन डी डार्क लोगों में, डार्क स्किन लोगों में कम बनता है बजाय कि वाइट लोगों में। अच्छा। सो दैट इज ऑल्सो, सो ये 3-4 कारण है। प्लस एक, हम ब्राउन हैं, हम वाइट नहीं है। सेकंड, हम लोगों को हम सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, बाहर जाएंगे भी तो कपड़े पहन के जाएंगे। तीसरा, डाइटरी एक्सपोजर, डाइट तो है ही नहीं। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी इवन आउटसाइड वर्ल्ड, इवन व्हेन यू थिंक ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट, इज वेरी हाई। And it was also high in Arabs, because Arabs, if you see, they were always in that पूरा वो पूरा हाँ, लपेट के covered रहते हैं रहते ना, हैं। so they don't have any exposure to sunlight, so उन लोगों में भी विटामिन डी डेफिशिएंट है। वेस्टर्न लोगों में अगर देखोगे तो वो सन बाथ लेते रहते हैं बहुत ज्यादा, so that kind of helps them maintaining vitamin D, but if they don't take sun bath, वहाँ पे sunlight exposure especially winters में is very less. In whole of Europe, the sunlight is hardly for 5 hours in a day in winters. So anyways, you are going to be vitamin D deficient. Deficient. Vitamin D बहुत सारी बीमारियों से लिंक पाया गया है, स्पेशली बोन, कैल्शियम, उनके लिए तो ज़रूरी है, साथ के साथ ब्रेन के लिए, आपके गट के लिए, आपकी आईज के लिए। कुछ बीमारियां हैं जैसे इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी विटामिन डी का रोल बताया गया है। सो विटामिन डी इन जनरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम ना खूब कैल्शियम खाते हैं, हम तो कैल्शियम की गोली खाते हैं, बट कैल्शियम को इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। अगर आपको विटामिन डी नहीं है, आप कितना भी कैल्शियम खा लो, वो आप बाहर निकल जाएगा, वो आपके बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्लड में नहीं जाएगा। उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, और विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है। सो टेक्निकली ऑल ऑफ अस शुड टेक विटामिन डी एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। एक टैबलेट 60,000 यूनिट्स की हम लोगों को खा लेनी चाहिए। अच्छा। एंड विटामिन B12, अगर आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो, आप एग नहीं खाते, आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कम खाते हो, तो मे बी वंस इन एवरी 6 months यू शुड टेक एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, और 3 महीने में एक बार विटामिन B12 का टैबलेट आप खा लीजिए, जो कि कोई भी सिंपल टैबलेट आपको विटामिन B12 का मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा और भी बहुत विटामिन्स हैं जो डेफिशिएंस होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी डाइट में वो मिल जाते हैं। इसलिए आजकल बोले थे कि अब मैंने आपको बोला संतरा खाइए, आंवला खाइए, तो उसमें विटामिन C, हाँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गाजर, विटामिन A एंड E है उसके अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डाइट को अच्छा रखो। अगर आप डाइट अच्छी नहीं रहोगे, आप बर्गर पिज्ज़ा खाओगे, तो आपको सिर्फ D और B12 कम नहीं होगा, फिर आपको सब A भी कम कम हो होगा। जाएगा, E भी कम हो जाएगा, C भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। सी विटामिन T जो है ना, इसमें बस टी होता है बाकी और कोई विटामिन नहीं होता। सो वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी एंड ऑल दैट स्टफ, चाय बट दैट डजंट कंटेन मोर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो ये सब ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये नहीं होते। सर हमने अभी ब्रेन हेल्थ के लिए नींद की बात की, मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ, एक अल्कोहल और दूसरा स्मोकिंग। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसमें पाया गया है कि जो अल्कोहल वाले लोग हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं जिनकी नींद कम है उनके मुकाबले। मतलब जो लोग कम सोते हैं उनका ब्रेन हेल्थ ज़्यादा ख़राब है अल्कोहल वालों से। तो इसमें मैं स्मोकर्स का भी जोड़ना चाहता हूँ, क्या इन तीनों में कौन ज़्यादा अच्छा हेल्थ है और कैसे दिमाग पे असर पड़ता है इनका? देखो, खराब, ये कुछ इनमें तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है, पहली बात तो। सो ऑल ऑफ दीज आर बैड। सो हम कम खराब को ज़्यादा खराब से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। So ये this is not a comparison between good and bad. This is a comparison between bad and worst. So we are not comparing good and bad here. So be it alcohol, be it smoking, या फिर आपकी sleep deprivation, इन सबका ही ब्रेन पे खराब इफेक्ट पड़ता है। अब आपने बताया कि एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बोला कि जो लोग कम सोते हैं उनका ब्रेन और ज़्यादा खराब है, या जो स्ट्रेस्ड है उनका ब्रेन और खराब है जो अल्कोहल लेते हैं उससे। तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स नहीं होते, मोस्ट हो सकता है स्टडी बायस्ड हो, बट अल्कोहल इन इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन ब्रेन।
अल्कोहल क्या करता है, ब्रेन इज ऑल अबाउट केमिकल्स। ब्रेन में हजारों करोड़ों अरबों सर्किट्स हैं, उन सर्किट्स में लगातार करंट चल रहा है और वो करंट बन रहा है केमिकल से। केमिकल दो टाइप के हैं, पॉजिटिव जो सिग्नल बढ़ा रहे हैं और नेगेटिव जो सिग्नल को कम कर रहे हैं। और हमें जो चीज़ जब चाहिए होती है, भगवान ने ऐसा ब्रेन बनाया है, वो तब हमें मिल जाती है। हमें जागना है, भागना है, पॉजिटिव केमिकल चाहिए, पॉजिटिव बनने लग जाता है। हमको सोना है, रिलैक्स करना है, नेगेटिव केमिकल चाहिए, हम रिलैक्स। और जब यही बैलेंस खराब होने लग जाता है तो प्रॉब्लम होता है। एल्कोहल इज अ नेगेटिव केमिकल इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। वो बाहर से दिया गया एक नेगेटिव केमिकल है, तो वो क्या करता है, आपके ब्रेन के बैलेंस को ओवर टाइम खराब कर देता है। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एल्कोहल और ऐड हो गया इस पे, तो नेगेटिव ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव कम हो गया। इसीलिए जब जैसे ही अल्कोहल हटा तो ये वापस एकदम ब्रेन स्टिमुलेटेड होता है और आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए जब लोग बोलते हैं कि मैं तो शराब पीता था तो मुझे बढ़िया नींद आ जाती थी, अब मैंने शराब पीना बंद कर दिया है तो अब मुझे नींद नहीं आ रही। ठीक है, तो अब वो नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि अल्कोहल ने आपके ब्रेन को सप्रेस कर रखा था। जैसे ही अल्कोहल का इफेक्ट किया, आपका ब्रेन नॉर्मल या उससे हाइपर एक्टिवेटेड स्टेट में आ गया, तो अब आपको नींद नहीं आएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अल्कोहल से हमारे ब्रेन को कुछ पॉजिटिव फायदा हो रहा है। हमको नींद आ रही है, लेकिन अल्कोहलिक लोग जो हैं उनका ब्रेन नॉर्मल इंसानों की तुलना में छोटा होता है। उसके ब्रेन की कैपेसिटी कम होती है, ब्रेन की पावर कम होती है। ऑब्वियसली जब ब्रेन का साइज है तो कम ही होएगी। तो जो अल्कोहलिक लोग होते हैं या जो स्मोकर्स होते हैं, देयर ब्रेन साइज इज लेस। और जैसे मैंने आपको एक स्मोकिंग का एग्जांपल, उसका पोल्यूशन का एग्जांपल दिया, स्मोकिंग भी तो सेम चीज़ कर रही है। उसमें सेम पार्टिकल्स हैं जो आप इनहेल कर रहे हो और वो आपके ब्रेन में जाके इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, ब्रेन के साइज को कम कर रहे हैं, ब्रेन को अननेसेसरी एक ऐसी फाइट में डाल रहे हैं जिससे कि ब्रेन को डैमेज हो रहा है। करेक्ट। सो इट इज़ नॉट लाइक कि एक चीज़ अच्छी है वो चीज़ खराब है, सब कुछ ही खराब है। हाँ, लेकिन आप कोई सोचे कि मैं अल्कोहल नहीं लेता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस लूंगा, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, मुझे नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वली बैड। सो इट डजंट मीन कि एक हम खराब को और खराब या और खराब से कंपेयर करें। ऑल ऑफ दीज आर बैड, इफ यू कंबाइन देम दे बिकम द वर्स्ट, बट ऑल ऑफ देम आर बैड टू वर्स। सो और सबके लगभग सेम तरीका है आपके ब्रेन को नेगेटिवली इफेक्ट करने का। इन सारी चीज़ों का जो आपने नाम लिए, बीट, स्मोकिंग, अल्कोहल, नींद कम होना, स्ट्रेस होना, काम सेम तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप कोई मुझे कहता है कि आप मैं चीनी नहीं खाता, गुड़ खाता हूँ, खांड खाता हूँ, शक्कर खाता हूँ, बॉडी को नहीं पता आपने क्या खाया है, उसको तो पता है C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बॉडी एंड में जाके यही रियलाइज करती है कि मुझको कितना C6H12O6 मिला। उसको नहीं पता वो गुड़ की फॉर्म में आया, गन्ना खाया, खांड खाई, शक्कर खाई। तो ऐसे जब आप स्मोकिंग अल्कोहल लेते हो, बॉडी तो केमिकल्स एनालाइज करती है। स्ट्रेस से भी वो केमिकल बन सकते हैं जो अल्कोहल लेके आप ले रहे हो, स्मोकिंग से भी वही बन सकते हैं जो पॉल्यूशन से आप ले रहे हो। सो बॉडी डजंट रियलाइज कि वो कैसे आया, बॉडी ये रियलाइज करती है कि ये एक स्ट्रेसफुल स्टिमुलस आया है और मुझको इसके अगेंस्ट ऐसे एक्शन ले। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर, अभी जैसे ठंड का टाइम है तो इस समय पर ना ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। आए दिन हम सुन भी रहे हैं कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। तो ऐसे में केसेस क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, और सिम्टम्स कैसे पहचानें? और सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर हमारे सामने अचानक से किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है तो हम उस इंसान को कैसे ट्रीट करें, या उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? वेरी नाइस, वेरी राइट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट एज वेल, बट यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट इट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया ने अपने टूरिज्म पोटेंशियल को पूरा अचीव नहीं किया। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ पे +45 और -5 एक दिन में 3 घंटे में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई देश नहीं। लुक एट यूरोप, एक ही जैसा वेदर है। लुक एट US, एक जैसा ही वेदर है, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी तो नहीं हो रही। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम भी है। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर स्टेट्स आते हैं, या तो गर्मी आ जाएगी या सर्दी आ जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी या बीच का एनवायरनमेंट रहता है। जब बहुत सर्दी आती है तो जो हमारे खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सडनली नैरो हो जाते हैं। उनको ब्रेन को ऐसा सिग्नल जाता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ कि जो आपकी स्किन है, यहीं से सारी हीट लॉस होनी है। जितना यहाँ पे स्किन में ब्लड सप्लाई जाएगा उतना ज़्यादा हीट लॉस करोगे आपको। लेकिन जब सर्दियाँ हैं तो आपको हीट कंजर्व करनी है, तो बॉडी क्या करती है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है, जिससे कि आपकी हीट डिसिपेशन जो हो रहा है, हवा में वेपर जो जा रहा है, वो कम। तो उसकी ब्लड वेसल जब नैरो होते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के केसेस
ब्रेन हेमरेज हो चाहे वो क्लॉटिंग हो, दोनों के ही केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज वी हैव वेरी हार्श विंटर्स हियर इन दिल्ली। अभी तो कम हो गया है, लेकिन आप पुराने टाइम में देखो तो 1 डिग्री तक 2 डिग्री तक जाता है गाने भी बनते थे दिल्ली की ठंड पर। दिल्ली की ठंड पे। अब उतनी ठंड नहीं रही बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल, बट पोल्यूशन ऑल्सो हैज एडेड ऑन टू इट। सो इसीलिए जो स्ट्रोक के केसेस हैं ये बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रोक को पहचाने कैसे, इसका एक निमोनिक है, बी फास्ट, बी फास्ट। BEFAST। सो बी फॉर बैलेंस का प्रॉब्लम होना, अचानक से आपसे चला नहीं जा रहा, आपकी चाल में लड़खड़ाहट आ गई, ठीक है। ई इज आई, अचानक से दिखने में दिक्कत हो जाए, दो दिखने लग जाए, या अचानक से धुंधला हो गया। जैसे मैं बैठा हूँ, अचानक से मुझे इस आंख से दिखना बंद हो गया या धुंधला दिखने लग गया, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी सडन। एफ इज फेस, अचानक से आपका चेहरा ऐसे हो गया या मुंह से पानी निकलने लग गया, चेहरा टेढ़ा हो गया। ए इज आर्म एंड लेग, मैं ये कप उठा रहा हूँ, मुझसे उठ ही नहीं रहा, मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ या हाथ से उठा नहीं पा रहा हूँ। मैं पैर में शूज़ पहनने की कोशिश कर रहा हूँ या पैर से चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो चल नहीं पा रहा हूँ, तो हाथ पैर में कमजोरी आ गई। ऐसे स्पीच, जैसे मैं अभी आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, ऐसे करके हो गया, मतलब मैं साफ से नहीं बोल पा रहा हूँ, या मैं आपकी बात समझ भी नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और जवाब दे रहा हूँ। तो स्पीच डजंट मीन ओनली स्पोकन स्पीच, इट आल्सो मीन स्पीच अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। एंड लास्ट इज टाइम। तो अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपको विजन की प्रॉब्लम है, आपको चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ पैर में कमजोरी हो गई, बोलने समझने में दिक्कत आ रही है, तो लास्ट टी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ब्रेन स्ट्रोक है, और ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्लॉक हो गई, और जितनी जल्दी आप उस ऑक्सीजन सप्लाई को रीस्टार्ट कर दोगे, उतना ही कम चांस है कि आपका ब्रेन परमानेंटली डैमेज या बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, ये ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, तो इवन इफ यू रीस्टोर दैट ब्लड सप्लाई, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लास्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टाइम। लकवे के मरीजों का, स्ट्रोक के पेशेंट्स का, अगर पहले 4.5 से 24 घंटे तक भी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो हम कुछ इन क्लॉट्स को निकालने के, घोलने की दवाइयां देके या कुछ सर्जरी करके, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, इन क्लॉट्स को निकाल सकते हैं, जिससे कि आप लकवे से रिकवर हो सकते हैं। अगर एक बार ये टाइम निकल गया तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और इसका मैं एक बहुत एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके घर में पौधा है, आप पानी नहीं लगाओगे तो पहले सूखेगा, आप लगा दोगे थोड़ा जल्दी तो बच जाएगा, लेकिन एक बार पूरा सूख गया तो आप भले ही कितना भी पानी डाल लो, वो वापस हरा भरा नहीं हो सकता। द सेम अप्लाइज टू ब्रेन। ब्रेन बहुत टेंडर ऑर्गन है, जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होती है उसी समय से ब्रेन डैमेज होने लगता है। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट टेंडर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपने लंग ट्रांसप्लांट सुना है, हार्ट ट्रांसप्लांट सुना है, किडनी ट्रांसप्लांट सुना है, आई ट्रांसप्लांट सुना है, ब्रेन ट्रांसप्लांट सुना है? क्यों? क्योंकि ब्रेन को एक आदमी से दूसरे आदमी के में लगाने में, उसकी ब्लड सप्लाई को वापस चालू करने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ब्रेन उतना टाइम नहीं बचता, ब्रेन खत्म हो जाता है। ब्रेन के पास वो टाइम ही नहीं है, वो लग्जरी नहीं है कि उस टाइम में आप कुछ कर सकें। सो इसीलिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो आप करना क्या है, आपको पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि लकवा है। दूसरा, किसी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में जाना है। किसी को हार्ट अटैक होगा तो वो तुरंत जाएगा डॉक्टर के पास, लेकिन अगर किसी को कहीं ऐसी सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया, तो वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा या इसको इग्नोर कर देगा, ब्रशिंग अंडर द कारपेट जिसको बोलते हैं ना, हाँ ठीक है कुछ हुआ होगा, ऐसे करके। सो वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। बाय द टाइम आपको पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। सो अगर ऐसा होता है तो जल्दी, क्योंकि अब जो स्ट्रोक होता है वो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग, ब्लॉकेज की वजह से या ब्रेन में नस फट जाने की वजह से, दोनों से होता है। ज़्यादातर केसेस में ब्लॉकेज की वजह से होता है, बट ये पता कैसे चलेगा? एक सीटी स्कैन की हेल्प से। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अगर किसी को आसपास में ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आप जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं, एक सीटी स्कैन कराएं। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है, इसका मतलब है क्लॉटिंग है, और फटाफट ये दवाई और ये सर्जरी की जा सकती है, और कुछ हाई फंडू टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। एंड सीटी स्कैन्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन इंडिया। सो ये सब करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है अवेयरनेस। पेशेंट्स यूजुअली हमारे पास आते हैं जब उनको 24-48 आवर्स हो चुके होते हैं, एंड बाय दैट टाइम द ब्रेन इज ऑलरेडी डैमेज टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, सो वी कैन नॉट हेल्प मच। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली। डॉक्टर, मुझे आपसे पूछना है, ब्रेन हैमरेज क्या सिर्फ ओवर थिंकिंग एक ब्रेन हैमरेज का कारण हो सकता है, या इसके और भी वजह हो सकती हैं, और इसको मतलब हम पहचान कह सकते हैं और बच कह सकते हैं?
पहचानने के तो यही लक्षण आएंगे। अगर ब्रेन हेमरेज होगा तो अचानक से सिर दर्द होना या बेहोशी हो जाना, हाथ पैर में कमजोरी होना, बोलने समझने की दिक्कत होना, यही सारे लक्षण होते हैं ब्रेन हेमरेज के। उल्टी आ जाना, सिर दर्द होना बहुत तेजी से। अब इसको स्ट्रेस, डायरेक्टली स्ट्रेस से हेमरेज नहीं हो सकता, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी शूट करेगा, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से बीपी शूट करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जो कि ब्रेन की नसों में प्रेशर को बढ़ाता है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली तो नहीं करता, बट इनडायरेक्टली स्ट्रेस कैन कॉज बोथ ब्लीडिंग एज वेल एज क्लॉटिंग, दोनों ही कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है स्ट्रेस। तो अब उसका तरीका क्या है, जो पता करने के यही लक्षण है, और ट्रीटमेंट भी यही। आप जितना जल्दी आप हॉस्पिटल जाएंगे, जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, उतना आपके लिए बेटर है। बिकॉज एक बार अगेन जब हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या ब्रेन को डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर। ओके, तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हमने ब्रेन हेल्थ पर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत की है। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स या एडवाइस ज़रूर दे दे कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा ब्रेन एकदम सुपर पावर की तरह काम करने लगे, हमारी याददाश्त अच्छी हो जाए, हम प्रोडक्टिव हो जाए, क्रिएटिव हो जाए एकदम से, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने ब्रेन को एकदम सुपर पावर बना सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल सिंपल से टिप्स हैं। स्लीप वेल, ईट वेल, एक्सरसाइज, दैट्स इट। कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस भी हैं ऐसे? ब्रेन एक्सरसाइजेस, आप ब्रेन को एक्टिव रखो, एंड एक्टिव मींस पॉजिटिवली एक्टिव। आप शतरंज खेलो, सुडोकू खेलो, दोस्तों के साथ चाय पीना भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप ब्रेन को पॉजिटिवली एक्टिव रखो, नेगेटिवली एक्टिव मत रखो। स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिवेशन नहीं चाहिए, पॉजिटिव एक्टिवेशन चाहिए जिसमें आप कुछ भी जो आपको पसंद हो, मैं कहता हूँ आप 3 पत्ती खेल लो, ठीक है, दोस्तों के साथ जाके बात कर लो। आपको कोई हॉबी, आपको गिटार बनाना पसंद है, आपको कोई नई लैंग्वेज सीखना पसंद है, ऑल ऑफ दीज आर ब्रेन एक्टिवेशंस। जितना आप अपने, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का, द मोर यू यूज इट द बेटर इट विल डू। करेक्ट। जितना आप उसको यूज करोगे, ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है, और कितनी बार बोला गया है, कितनी जगह बोला गया है कि इवन आज तक किसी को दुनिया में नहीं पता कि आपके ब्रेन की क्या कैपेसिटी। हाँ, और जब आप जितना उसको यूज करोगे, ब्रेन उतना ही आपको सरप्राइज करेगा। तो इसीलिए कीप योर ब्रेन पॉजिटिवली एक्टिव and eat well, sleep well, exercise, and avoid stress. Avoid negative activation of brain. These are the mantras that you have to adopt, and you will never regret in your life about the brain. बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इस सेशन में जुड़कर हमारे साथ ब्रेन हेल्थ पर इतनी अच्छी डिटेल हमें जानकारी दी। हमारे कलीग्स ने भी बहुत सारे सवाल पूछे जो आई गेस हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे हों। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Yes. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब जुड़े। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वेलनेस अड्डा सेशंस के लिए NBT लाइव को देखना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।